हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस अर्थात किस तरह से एसिड और बेसिस दूसरे तरह के सब्सटेंस से रिएक्ट करते हैं और क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है उस चीज़ को देखेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा हमारे डेली लाइफ में इसका एप्लीकेशंस भी है। पिछली वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पीएच का रेंज 0 से 14 क्यों होता है उस चीज़ को देखा था। आइए आज इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। सबसे पहला जो केमिकल प्रॉपर्टी हमें देखना है एसिड और बेस का, वह है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हिंदी में से उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया में कोई भी एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर देता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब कोई बेस एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर मिलता है। चूँकि इस रिएक्शन में एसिड और बेस आपस में एक दूसरे की प्रॉपर्टी को ख़त्म कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसलिए इस रिएक्शन का नाम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा गया और हमें बदले में सॉल्ट और वाटर मिल रहा है। आप किसी भी तरह का एसिड और किसी भी तरह का बेस लेकर के सॉल्ट और वाटर बना सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम लोगों ने HCl गैस लिया और बेस के रूप में NaOH लिया, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, इसका पॉजिटिव पार्ट इसका नेगेटिव पार्ट, हमें सॉल्ट दे दिया NaCl, नमक जिसे बोलते हैं, इसे टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है, टेबल सॉल्ट। साथ ही साथ हमें इसका नेगेटिव पार्ट इसका पॉजिटिव पार्ट से मिलकर वाटर देगा। तो कभी भी कोई भी एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर प्राप्त होगा। उसी तरह से कोई भी दूसरा मेटल ले लीजिए, दूसरा कोई एसिड ले लीजिए या दूसरा कोई बेस ले लीजिए। जैसे कि एसिड के रूप में हमारे पास H2SO4 है, बेस के रूप में आप NaOH ले सकते हैं। दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारा एक सॉल्ट Na2SO4 मिलेगा। साथ ही साथ हमें वाटर भी देखने को मिलेगा। और भी तरह के आप एसिड और बेस ले सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एसिड के रूप में CH3COOH है, बेस के रूप में आप मान लेते हैं NaOH ले लिया। दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास इसका नेगेटिव पार्ट और इसका पॉजिटिव पार्ट, इसका पॉजिटिव पार्ट इसका नेगेटिव पार्ट, तो इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव से रिएक्ट करके CH3COONA बना देगा, अर्थात सोडियम एसीटेट बना देगा। और साथ ही साथ हमें बदले में वाटर भी मिलेगा। तो कोई भी आप अगर एसिड और बेस लेते हैं तो आपको सॉल्ट और वाटर ही हर हाल में देखने को मिलेगा। इसके अलावा किसी तरह का दूसरा प्रोडक्ट नहीं बनता है। जैसे आप और भी दूसरे तरह का आप बेसिस ले सकते हैं। जैसे कि मान लिया हम लोगों ने H2SO4 लिया, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और हम लोगों ने एक बेस लिया जैसे कि NH4OH ले लिया। दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव पार्ट से रिएक्ट करेगा, NH4 अमोनियम सल्फेट बनेगा। साथ ही साथ इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव से मिल करके हमें H2O वाटर देगा। तो कभी भी कोई भी एसिड जब बेस से रिएक्ट करेगा तो हमें सॉल्ट और वाटर मिलेगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो दो तरह से इसको हम लोग बांट सकते हैं। जैसे कि पहला इसे हम लोग कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन भी कह सकते हैं, दूसरे को इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन भी कहा जाता है। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कब कहेंगे, जैसे कि जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड हो, हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस हो, दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपस में दोनों 100% आयंस देंगे और 100% आयन मिलने से हमें पूरी तरह से सॉल्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा और वाटर मिलेगा। जैसे कि अगर हम लोग H2SO4 जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं जैसे कि NaOH ले लेते हैं, तो अगर इसका 100 मॉलिक्यूल हम लोगों ने लिया है तो ये 100 H+ आयन देगा, और अगर इसका 100 मॉलिक्यूल हम लोगों ने लिया है तो ये भी 100 हमें OH- आयन देगा। तो H+ आयन और OH- आयन जो कि दोनों 100 हैं, तो दोनों आपस में एक दूसरे की प्रॉपर्टी को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे और हमें 100% सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। तो इस रिएक्शन को हम लोग कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब होता है, जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और कोई स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करता है। लेकिन इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा कि अगर इन दोनों में से कोई एक वीक हो जाए तब पूरी तरह से हमें सॉल्ट नहीं मिलता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि हमारे पास सपोज स्ट्रॉन्ग एसिड है लेकिन कोई वीक बेस आ गया, सॉल्ट और वाटर तो बनना हर हाल में है, इसके अलावा कोई चीज़ बनेगा नहीं। तो कोई स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं जैसे कि हमारे पास H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस के रूप में हम मान लेते हैं हम लोग NH4OH ले लिए। दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें अमोनियम सल्फेट NH4 साथ ही साथ हमें वाटर मिलेगा। इस केस में क्या हो रहा है कि चूँकि H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो अगर इसका 100 मॉलिक्यूल लिए हैं तो ये हमें 100 H+ आयन देगा, एसिड है तो H+ आयन देगा। और हम लोग जो कि वीक बेस लिए हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो अगर इसके पास मतलब हम लोग 100 मॉलिक्यूल लिए हैं तो ये हमें 20 ही मान लेते हैं कि 20 हमें OH- आयन दिया, तो इसका 20 OH- आयन इसके 20 H+ आयन से तो रिएक्ट कर जाएगा और सॉल्ट और वाटर दे देगा, लेकिन इसके पास 80 H+ आयन तो बचे रह गए। इस 80 H+ आयन की वजह से ही जो सॉल्यूशन होगा हमारा रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो होगा वो एसिडिक नेचर का होगा। इसलिए कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रहे तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा रहेगा, एसिडिक नेचर का रहेगा, क्योंकि जो एसिड का बहुत सारा पार्ट जो है वो अनरिएक्टेड हो गया।
उसी तरह से अगर इसको रिवर्स कर दें, स्ट्रॉन्ग एसिड की जगह पे हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस ले लें और वीक एसिड की जगह पे वीक बेस की जगह पे वीक एसिड ले लें। जैसे कि हम लोग अगर स्ट्रॉन्ग बेस ले लें और वीक एसिड ले लें तो सॉल्ट और वाटर तो बनना ही है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है। जैसे स्ट्रॉन्ग बेस लेना है तो जैसे कि NaOH ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस है ये। साथ ही साथ अगर हम लोग वीक एसिड जैसे कि CH3COOH ले लिए, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें सॉल्ट और वाटर तो मिलना ही है। जैसे कि CH3COONA मिलेगा, साथ ही साथ हमें H2O भी देखने को मिलेगा। तो इस रिएक्शन में अगर चूँकि हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस लिए हैं, अगर 100 मॉलिक्यूल लिए हैं तो ये 100 OH माइनस आयन देगा। अगर इसका 100 मॉलिक्यूल लिए हैं और चूँकि ये वीक नेचर का है तो हमें 20 ही H प्लस आयन देखने को मिलेगा। तो इसका 20 H प्लस आयन इसके 20 OH माइनस आयन से रिएक्ट कर जाएगा। तो सॉल्ट और वाटर वो 20 H प्लस और OH माइनस आयन हमें मिल के दे दिया, लेकिन इसके पास तो 80 OH माइनस आयन तो बचा रह गया। और इस 80 OH माइनस आयन की वजह से जो सॉल्यूशन है वो कैसा रहेगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा। इसलिए कभी एग्जाम में पूछा जाता है अगर आपसे कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड रहा तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि दो तरह के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है हमारे पास, एक कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन और एक इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। आइए इसके दूसरे तरह के जो रिएक्शंस हैं उसको देखते हैं। दूसरे रिएक्शन में हम लोग देखेंगे कि जब कोई एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। जैसे कि जब कोई भी मेटल जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ये भी दो ही तरह के हमें प्रोडक्ट देता है। जैसे कि हम कोई भी एसिड लेते हैं, कोई भी मेटल लेते हैं, सपोज हमारे पास मेटल के रूप में आयरन है और कोई एसिड है जैसे कि HCl है, तो दोनों आपस में रिएक्ट करके हमें FeCl3 बनाएंगे, साथ ही साथ हमें हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से अगर हमारे पास मान लीजिए दूसरा मेटल है, जैसे कि सपोज सोडियम मेटल है, अगर उसे HCl में डिजोल्व कर रहे हैं तो हमें NaCl और साथ ही साथ हमें हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगा। उसी तरह से मान लीजिए हमारे पास एल्युमिनियम मेटल है, इसको HCl में डिजोल्व कर दिए तो AlCl3 सॉल्ट मिला, साथ ही साथ हमें हाइड्रोजन गैस देखने को मिला। उसी तरह से आप कोई भी मेटल ले लें, कोई भी एसिड ले लें, आप सपोज मान लिया हमने Fe लिया, उसे H2SO4 में रख दिया तो हमें FeSO4 प्राप्त होगा, साथ ही साथ H2 गैस भी रिलीज होगी। तो सारे केसेस में आप क्या देख रहे हैं कि जब कोई मेटल कोई एसिड से रिएक्ट करता है तो हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि हम लोग कभी भी खट्टे पदार्थों को, चाहे अचार हो चाहे दही हो, उसे हम लोग मेटालिक पोट में या मेटालिक बर्तन में कभी भी नहीं रखते। अगर हम लोग एसिड को अर्थात खट्टी चीज़ों को अगर लोहे की चीज़ों में रखेंगे तो आपने देखा कि सॉल्ट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस बन जाता है। दोनों एक जहरीले पदार्थ हैं और ये खाने से फिर आदमी पूरी तरह से बीमार या मर भी सकता है। इसलिए कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि हम लोग दही या खट्टी चीज़ों को लोहे के बर्तन में क्यों नहीं रखते हैं, तो इसका वजह क्या है, क्योंकि एसिड जो है वो मेटल से रिएक्ट करके हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। अब आइए देखते हैं कि जब नॉन मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। जैसे कि हमारे पास कोई भी अगर हमारे पास कोई भी बेस है, अगर वो मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। जैसे कि हमारे पास सपोज आयरन एक मेटल है, उसका एक बेस लेते हैं जैसे कि NaOH ले लिए, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, एक सॉल्ट देंगे। सॉल्ट जैसे कि हमारे पास क्या बन जाएगा, Na2Fe2O3 सोडियम फेरेट दे देंगे, साथ ही साथ हमें हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से मान लेते हैं जिंक एक मेटल ले लिया और उसमें मान लीजिए NaOH में इसको डिजोल्व कर दिया, बेस में डिजोल्व कर दिया, तो हमें सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 मिलेगा, साथ ही साथ हमें हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगा। मतलब एसिड और बेस दोनों ही जब मेटल से रिएक्ट करेंगे तो हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देखने को मिलता है। जैसे कि एक यहाँ पे आप इक्विपमेंट में देख सकते हैं किस तरह से एसिड और मेटल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। इस बीकर में पहले से H2SO4 लिया गया है, उसमें हम लोग जिंक के दानेदार टुकड़े डाल दिए हैं, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। तो अभी आपने देखा कि जब मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट ZnSO4 सॉल्ट मिला, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है। आप यहाँ देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस निकला है, इसको एक प्रवाह नली के द्वारा हम लोग इसको डाले हैं इसमें, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आपको देखने को मिलेंगे। हाइड्रोजन गैस इस साबुन के विलयन में डुबा देते हैं ताकि साबुन के विलयन में वो फंस जाए और उसका बुलबुला आपको ऊपर दिखाए शुरू कर जाए। जब आपसे कभी पूछा जाए कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, इसकी जांच कैसे करते हैं, तो कभी भी हाइड्रोजन गैस की जांच करनी हो तो जलती हुई मोमबत्ती हाइड्रोजन गैस के सामने ले जाएंगे तो पॉपअप साउंड आपको सुनाई देगा, अर्थात फट फट की ध्वनि आपको फट 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 की ध्वनि आपको सुनाई देगी। इस फटफटाहट की या पॉपअप साउंड के आधार पर हम लोग पता लगा लेते हैं कि कौन सी गैस है
हाइड्रोजन गैस है। तो कभी कभी इसको एग्जाम में पूछा जाता है। अब आइए इसका तीसरा जो केमिकल प्रॉपर्टी उस चीज़ को देखते हैं। तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी के रूप में आप देख सकते हैं कि जब कभी भी कोई एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट, जिसे हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, अगर उससे रिएक्ट करता है तो सॉल्ट, CO2 और वाटर मिलता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको एग्जाम में एक बार पूछा था और हमेशा पूछता ही रहता है इससे सवाल। तो कभी भी कोई एसिड जब मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा, CO2 बनेगा और वाटर बनेगा। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास मेटल के रूप में एसिड के रूप में मान लेते हैं HCl है, और हमारे पास मेटल कार्बोनेट मान लेते हैं Na2CO3 है। दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो NaCl बन जाएगा, NaCl। साथ ही साथ क्या बनेगा, CO2 बनेगा, साथ ही साथ हमें वाटर मिलेगा। तो हमेशा याद रखेंगे कि कोई भी जब एसिड मेटल के, सोडियम एक मेटल है, उसका हम लोगों ने कार्बोनेट ले लिया, इसलिए ये क्या कहलाया, मेटल कार्बोनेट। तो जब कोई एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट, CO2 और वाटर बनेगा। जैसे कि एग्जांपल और लेते हैं बाइकार्बोनेट का, जैसे कि जब कोई एसिड जैसे HCl मेटल बाइकार्बोनेट NaHCO3 से रिएक्ट करेगा तो सेम उसी तरह से हमारे पास सॉल्ट बनेगा, NaCl, वाटर बनेगा और साथ ही साथ हमें CO2 देखने को मिलेगा। तो हर हाल में आपको ये 3 प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, इसके अलावा आपको प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो एग्जाम में आपको ऑप्शन के द्वारा इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। दूसरा सवाल आपको क्या पूछा जा सकता है कि जो CO2 निकल रहा है उसका क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं CO2 जो होता है वो आग को बुझाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस CO2 का इस्तेमाल हम लोग आग बुझाने में कर सकते हैं, और यही वजह है कि इस रिएक्शन का यूज हम लोग, इस रिएक्शन का प्रिंसिपल का यूज हम लोग अग्निशामक यंत्र अर्थात फायर एक्सटिंग्विशर जो डिवाइसेस हैं उसमें करते हैं। आप लेबोरेटरी में, स्कूल में, ऑफिसेज में, कार में आप देखते होंगे लाल कलर का आग बुझाने का एक यंत्र लगा रहता है, उसको हम लोग अग्निशामक यंत्र कहते हैं। उस अग्निशामक यंत्र कैसे काम करता है, क्या क्या उसमें होते हैं चीज़ें इन्वॉल्व, उस चीज़ को हम लोग अलग वीडियो बना के देखेंगे कि कैसे हम लोग घर में बैठे बैठे घर की चीज़ों का इस्तेमाल करके अग्निशामक यंत्र बना सकते हैं, और वो हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि कोई भी जब एसिड मेटल के कार्बोनेट या मेटल के बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट, वाटर और CO2 देगा। दूसरा सवाल कभी कभी पूछा जाता है कि जो CO2 निकल रहा है उसकी पहचान कैसे करेंगे, उसकी जांच कैसे करेंगे। तो आइए उसकी जांच देखते हैं कि किस तरह से कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि जब कोई एसिड हो, जब वो मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो हमें सॉल्ट, साथ ही साथ हमें वाटर और CO2 निकलेगा। इस CO2 की पहचान करनी हो तो इसका सिंपल तरीका है कि इसे हम लोग लाइम वाटर से पास कराते हैं। CO2 जो निकल रहा है अगर उसको लाइम वाटर से पास करें, CO2 को जब लाइम वाटर, जैसे हम लोग CaOH का होल ट्वाइस बोल रहे हैं, इससे जब रिएक्ट करेगा तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, साथ ही साथ हमें वाटर मिलेगा। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है, जो लाइम वाटर हम लोग लिए थे, उसका कलर जो है पूरी तरह से दूधिया कलर का होना शुरू हो जाएगा, मिल्की वाइट कलर आपको देखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे CaCO3 बनना शुरू हो जाता है। CaCO3 वाइट कलर का होता है और आपको पूरा जो बीकर है जिसमें आप ले रखे हैं लाइम वाटर, पूरी तरह से वाइट कलर का आपको देखने को मिलेगा, दूधिया कलर का आपको सॉल्यूशन हो जाएगा। और इस दूधिया कलर के सॉल्यूशन के द्वारा हम लोग पहचान लेते हैं कि CO2 गैस निकली है। अब आइए इसका अगले प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रॉपर्टी के रूप में हम लोग देखेंगे कि जब कोई बेस नॉन मेटल के ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। जैसे कि हमारे पास नॉन मेटल के ऑक्साइड में CO2 है और बेस मान लेते हैं हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अभी हम लोगों ने इसी रिएक्शन को देखा था कि जब लाइम वाटर को CO2 से पास कराते थे तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलता था, साथ ही साथ हमें वाटर भी देखने को मिलता था। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो वाइट कलर का एक प्रिसिपिटेट है, आपको यहाँ पे दूधिया कलर इस बीकर में दिख जाएगा। हम लोगों ने इस प्रणाली से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला है, लाइम वाटर डाला है और ऑलरेडी इसमें CO2 भरा है, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपस में रिएक्ट करने के बाद हमें ये कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर देंगे। कैल्शियम कार्बोनेट जब इस बीकर में बन जाएगा तो चूँकि वहाँ वाटर अवेलेबल है तो ये फिर से कैल्शियम कार्बोनेट जो है फिर से वाटर से रिएक्ट कर जाएगा, यानी कि हमारे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो फिर से वाटर और CO2 से मिल करके हमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट देगा, NaHCO3 का होल ट्वाइस देगा। साथ ही साथ हमें वाटर, साथ ही साथ हमें दूसरा जो हमें प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है, बस यही देखने को मिलता है। तो इस रिएक्शन में क्या देखा हम लोगों ने कि जब कैल्शियम कार्बोनेट बना था हमारे बीकर में, अगर फर्दर वो फिर वाटर और CO2 के संपर्क में आता है तो हमें एक सोल्यूबल सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है, और ये चूँकि इनसोल्यूबल था। तो इस रिएक्शन में कभी भी जब बेस हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो हमारा एक सॉल्ट ही मिलेगा। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। आइए इसके अगले प्रॉपर्टी की तरफ देखते हैं।
जैसे कि अगर बेस के जगह पे हमारे पास कोई एसिड हो और उसका मेटल ऑक्साइड हो, जैसे कि मेटल ऑक्साइड सपोज हम लोग ले लेते हैं Na2O सोडियम ऑक्साइड। अगर इसे किसी एसिड में डुबा देते हैं, सपोज हम लोगों ने HCl में डुबा दिया, तो हमारे पास क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा NaCl, साथ ही साथ हमें क्या बनेगा, वाटर मिलेगा। हालांकि ये जो सोडियम ऑक्साइड हम लोगों ने लिया है जनरली वो पेरोक्साइड के रूप में एग्जिस्ट करता है Na2O2 में। तो कभी भी जब मेटल का ऑक्साइड हम लोग एसिड से ट्रीट कराते हैं तो सॉल्ट और वाटर देखने को मिलता है, जिस तरह से नॉन मेटल में हमें देखने को मिला था। नॉन मेटल में हम लोग ने क्या देखा था कि जब हम लोग नॉन मेटल का ऑक्साइड लिए थे CO2 लिए थे और उसे बेस में ट्रीट कराए थे, CaOH का होल ट्वाइस में जब ट्रीट कराए थे तो CaCO3 बना था और साथ साथ वाटर बना था। तो दोनों ही केसेस में हम लोग क्या देखा कि जब मेटल के ऑक्साइड से एसिड को ट्रीट कराते हैं तो हमें सॉल्ट और वाटर मिल रहा है, और उसी तरह से जब नॉन मेटल के ऑक्साइड को ट्रीट कराते हैं बेस से तो हमें मेटल और सॉल्ट देखने को मिलता है। आइए इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी में हम लोग देखेंगे कि जब कोई एसिड मेटल के सल्फाइड से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। जैसे कि हमारे पास कोई मेटल है, जैसे सपोज सोडियम मेटल है, इसका सल्फाइड ले लेते हैं Na2S सोडियम सल्फाइड, यह एक मेटल सल्फाइड कहलाया। जब इसको एसिड से सपोज HCl से ट्रीट कराया तो हमें सॉल्ट और H2S गैस देखने को मिलेगा। इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव पार्ट से NaCl बना लेगा, साथ ही साथ हमें H2S गैस देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस देखने को मिलेगा। तो इस रिएक्शन में बेसिकली हम लोगों ने क्या देखा कि जब कोई एसिड मेटल के सल्फाइड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन सल्फाइड मिलता है। उसी तरह से दूसरा रिएक्शन देखते हैं हम लोग। जैसे कि हमारे पास अगर मेटल सल्फाइड में दूसरा मेटल सल्फाइड ले लेते हैं, हमारे पास जिंक सल्फाइड ले लेते हैं, एक मेटल सल्फाइड है। अगर एसिड ले लें HCl ले लें, दोनों आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास ZnCl2 एक सॉल्ट बनेगा, साथ ही साथ हमें H2S गैस भी देखने को मिलेगा। तो कभी भी कोई भी मेटल सल्फाइड हो, नॉट सल्फाइड, हम क्या बोल रहे हैं, मेटल सल्फाइड, जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर मिलेगा। अब देखते हैं कि सल्फाइड रहे, सल्फाइड की जगह पे सल्फाइड रहे तो क्या होगा। जैसे कि हमारे पास अगर मेटल सल्फाइड रहे, जैसे कि मान लेते हैं सोडियम सल्फाइड हो, Na2SO3 हो, जब ये एसिड मान लीजिए HCl से रिएक्ट करेगा तो हमें सॉल्ट मिलेगा, सॉल्ट में NaCl मिलेगा, हमें NaCl, साथ ही साथ हमें वाटर मिलेगा H2O, साथ ही साथ हमें SO2 गैस मिलेगा। तो सल्फाइड में आपने क्या देखा था कि H2S गैस निकल रहा था, जब सल्फाइड ले रहा था, H2S ले रहा था सल्फाइड, तो हमें H2S गैस देखने को मिल रहा था। लेकिन जब हम लोग सल्फाइड्स लेते हैं तो हमें SO2 गैस और वाटर देखने को मिलता है, साथ ही साथ सॉल्ट बनता है। जैसे कि दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास Fe2SO3 है, आयरन सल्फाइड है, और जब इसे हम लोग एसिड से मान लेते हैं HCl से ट्रीट कराएंगे तो FeCl3 देखने को मिलेगा, साथ ही साथ हमें वाटर और साथ ही साथ SO2 गैस भी देखने को मिलेगा। तो कभी भी ये चीज़ याद रखेंगे कि कभी भी कोई जब एसिड मेटल के सल्फाइड से रिएक्ट करता है तो हमें सॉल्ट और वाटर और SO2 मिलता है। वही अगर हम लोग बाईसल्फाइड ले लेते हैं, जैसे कि NaHSO3 ले लेते तो भी हमें, और अगर HCl से ट्रीट कराते तो भी हमें NaCl और हमें वाटर और SO2 गैस देखने को मिलता। इस तरह से हम लोगों ने एसिड और बेस के बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखा और देखा कि H2 गैस अगर निकल रहा है तो उसकी जांच कैसे करते हैं, अगर CO2 गैस निकल रहा है तो उसकी जांच किस तरह से करते हैं, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, और इस तरह से हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखा। और साथ ही साथ हम लोग लास्टली हम लोग ये भी देखे कि खट्टी चीज़ों को लोहे के बर्तनों में क्यों नहीं रखते हैं। आई होप आपको सारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझ में आ गए हों। अगर किसी तरह का दिक्कत हो, डाउट हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Thank you for watching my videos. Please like, share and subscribe my channel and share to your friends and colleagues so that they can get benefited. Thank you.